आफ्टर द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन श्योरली ही आता है। द टाइटल इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। साइंटिस्ट हुए गॉस, उन्होंने फ्लक्स से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट दी, बोर्ड पे लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपको निकालना हो तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके, जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस पे है, अंदर है, उसको अगर डिवाइड कर दे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। ये स्टेटमेंट दी गॉस ने, जो गॉस का लॉ है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे अभी इस स्टेटमेंट का। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि स्टेटमेंट के बेस पे एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टीज की थी तो वहां पर एक पॉइंट था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमर्जिंग आउट या लिंक्ड विद अ पॉइंट यूनिट चार्ज इज, और वहां पर हमने कहा था कि वैल्यू होती है 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोड, और जिसको फिर आपने लिखा था 1 अपॉन में 8.85 10 की पावर -12, और आपने ये कहा था कि -12 ऊपर आएगा तो देखो कितनी सारी लाइंस जो हैं वो एक के साथ जुड़ी हुई हैं। अब उसी चीज का एक तरीके से प्रूफ है ये स्टेटमेंट। अगर चार्ज की बात करें, यूनिट चार्ज के लिए वो स्टेटमेंट थी, तो यूनिट चार्ज में Q की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फ्लक्स, और फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये वो जो लाइन हमने वहां लिखी थी वो इसी से ही तो निकली हुई है कि फ्लक्स बताता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यूनिट चार्ज के लिए Q की वैल्यू 1, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ये चीज़ आपको माइंड ना हो कि आपको लगे कि वो डायरेक्ट आपको कहीं से बता दी है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं है फिजिक्स में, हर चीज़ कहीं ना कहीं से निकल के आई है, हाँ लिंक है किसी न किसी चीज़ के साथ, रीज़न है हर बात का आपके लिए। अब ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली कि अगर सरफेस क्लोज ले लिया तो टोटल फ्लक्स जो है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट होगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी बिफोर वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस लॉ। उससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली, ये जो रूल है, लॉ जो है, इट इज ओनली ट्रू फॉर क्लोज सरफेस। गॉस लॉ जो है वो सिर्फ किनके लिए ट्रू है, क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि अगर सरफेस क्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, लाइंस बाहर निकल जाएंगी, तो फिर आप जो भी कैलकुलेशन करोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वो गलत हो जाएगी, क्योंकि गॉस थ्योरम तो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि सभी चार्ज आप कंसिडर करोगे कि वो इनसाइड ही हैं। ऑल चार्जेस आर कंसिडर्ड इनसाइड। आपको ये मान के चलना है कि जो चार्ज आपको दे रखा है सरफेस पे वो सारे सरफेस के अंदर ही है, सरफेस से बाहर नहीं है। अगर सरफेस से बाहर होंगे तो उनमें से भी लाइंस निकलेंगी, उनका भी अपना फ्लक्स होगा, तो क्या वो उस क्लोज सरफेस के फ्लक्स को इफेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट इस चीज को क्लियर कर देगा आपके माइंड से। क्या है पॉइंट, कि चार्ज आउटसाइड द सरफेस, चार्ज आउटसाइड द सरफेस मेक्स फ्लक्स। फ्लक्स तो बनाएंगे, जब वो आउटसाइड है तो उनमें से लाइंस निकल रही है तो फ्लक्स तो उनका भी है, बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। लेकिन जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, जो चार्ज इनसाइड है। कैसे,
आपने ये सरफेस ले लिया, ये क्लोज्ड मान लिया, इसके यहाँ पर चार्ज मान लिया, चार्ज सरफेस के अंदर है, एक चार्ज यहाँ पर भी है कोई बाहर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, इस सरफेस पे आएंगी, सरफेस को क्रॉस भी करेंगी, इसमें से होके जाएंगी। अब ये देखिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से एंटर हुई और इस पॉइंट से बाहर चली गई। अब देखो क्या कहता है इक्विलिब्रियम का लॉ, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इन द सरफेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इफेक्ट विल बी कैंसल आउट। अगर पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से लाइंस निकल रही हैं, तो ये लाइंस जितनी उस सरफेस में एंटर करेंगी उतनी ही क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। 5 लाइनें एंटर करिए तो 5 ही क्या हो जाएंगी, सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगी। तो नंबर ऑफ एंटर जो करनी है और जो लीव करनी है वो क्या है, इक्वल है, तो इनका इफेक्ट तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो लास्ट में बचेगा वो सिर्फ जो इनसाइड द चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स आएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपको हमेशा माइंड में रखना है वो ये, ऑलवेज यूज द सिमेट्रिकल सरफेसेस। हमेशा सिमेट्रिकल सरफेसेस ही यूज करने हैं आपको गॉस थ्योरम के अंदर या फ्लक्स निकालते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एरिया की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। गॉस थ्योरम जब भी आप निकालोगे तो आपको सरफेस एरिया की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपने जो सरफेस है वो ऐसे लिए हैं, जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, जो सिमेट्रिकल में आते हैं, तो आपके लिए इजी होगा उनका सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि फॉर्मूला आपको ऑलरेडी उनका पता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सरफेस ले लिया जिसकी शेप असिमेट्रिकल है, जिसका हमारे पास पहले से कोई फिक्स्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं है, तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, फिर आपसे वो आंसर सॉल्व नहीं होने वाला। तो एक चीज याद रहे कि गॉस थ्योरम में जब भी सरफेस ले तो कैसा ले, सिमेट्रिकल ले। लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि गॉस लॉ ऑल्सो फॉलो, या गॉस लॉ डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? पता है अब आपको। जिन फॉर्मूलोस के डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, जैसे कि गॉस लॉ, कूलॉम लॉ में फोर्स के नीचे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी आया, तो वो सब किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। गॉस थ्योरम भी फॉलो करती है। आप कहोगे जी कैसे, फॉर्मूले में तो कहीं आर ही नहीं है, आर का स्क्वायर और इनवर्स में तो कहां से है, आर दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन ये ऐसा है कि गॉस थ्योरम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे फॉलो करती है, डिपेंड करती है। ये चीज आपको क्लियर होगी जब अब हम गॉस लॉ का प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ करेंगे तो आपको ये 5वां पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो स्टेज आएगी जब गॉस थ्योरम के अंदर अपोन में क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं इसके। देखिए अब प्रूफ, एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, सिमेट्रिकल सरफेस स्फीयर कंसीडर कर लिया, इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया, इमेजिन करते हैं हम ऐसा, और इन सरफेसेस को जो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के अंडर हम कंसीडर करते हैं उनको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। याद रहे आपको, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, तो कहीं ये वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और एक चार्ज प्लस क्यू उसके सेंटर में हम मान लेते हैं, और रेडियस मान लेते हैं कितनी है इसकी, आर। तो सब जगह रेडियस जो होगी वो क्या रहेगी, आर से ही रहेगी हर जगह। ठीक है, तो देखिए कंसीडर एन इमेजिनरी
सरफेस, जिसे गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। किस शेप में लिया आपने? इन द शेप ऑफ स्फीयर हैविंग अ चार्ज +q at its center and radius of sphere is r। ठीक है, एक स्फीयर हमने ले लिया, सेंटर पे +q चार्ज, रेडियस है r, देन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4πr²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया है 4πr²। अगर किसी पॉइंट पे, अगर कोई पॉइंट मान लो सरफेस पे यहाँ है, या ये कोई पॉइंट है, या यहाँ कोई पॉइंट है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सरफेस, बताइए आपको, चार्ज अपॉन में 4πε0r का स्क्वायर, यही होगी। अगर आउटर बाउंड्री पे जो स्फीयर है उस पर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी। अब देखिए, अब हम एक स्मॉल स्फीयर सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये सरफेस एरिया है ds, इतना सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। ये अगर पॉइंट चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो फ्लक्स हम निकालते हैं उसमें एक चीज और भी निकाली जाती है, वो है एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के बारे में आपने क्या पढ़ा कि एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस पे नॉर्मल होता है। ये सरफेस है तो ये सरफेस है तो इस पे नॉर्मल होगा क्या? एरिया वेक्टर, सरफेस पे नॉर्मल, ठीक है। लेकिन एंगल जो आप लेते हो वो एंगल किसके बीच में होता है? E एंड A के बीच में। ये है E, ये है A, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप यहां मेंशन कर सकते हो कि एंगल बिटवीन E एंड A जो वेक्टर है इज 0। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 है। क्लियर वो चीज आपको, उसका यूज होगा यहां पर। अब देखिए, स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा। देन स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, फ्लक्स हो गया d5। क्या फॉर्मूला था फ्लक्स का आपके पास? E ds cos थीटा। किया हमने लास्ट क्लास में जब फ्लक्स हमने किया था, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं E की, क्या है? Q अपॉन में 4πε0 r², ऊपर है ds cos थीटा d5। Now we know that theta is between E and A and theta is 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर देता हूँ? cos 0 लिख देता हूँ, 0 डिग्री। तो आपको याद रहे बाद में भी कि cos 0 डिग्री था, इसलिए हम सीधा क्या लिख रहे हैं इसको? सीधा हम लिख रहे हैं अब Q ds अपॉन में 4πε0 r²। ये है d5 हमारे पास। d5 है तो इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए अब टोटल फ्लक्स, तो ये हो गया फाई किसके इंटीग्रेशन से? d5 के। और इधर इंटीग्रेशन q ds 4πε0 r का स्क्वायर,
क्या चीजें बाहर आ जाएंगी, कांस्टेंट चीजें। सिर्फ अंदर क्या है, जो स्मॉल है जिसको हमें टोटल करना है जिसका। तो ds क्या है ds यहाँ पर। अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन पे ये सिंबल यूज करेंगे। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है इस चीज का। इसका मीनिंग होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना। एक सरफेस ऐसा है जो क्लोज है, बाहर की बाउंड्री हमने उसकी नहीं इंक्लूड करनी। तो क्लोज्ड जो है, क्लोज सरफेस के लिए इस तरीके का हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं, क्लोज वर्ड लगा देते हैं, जीरो ऐसे सर्कल बना देते हैं। तो ds यानी कि क्लोज सरफेस का ds एरिया कितना है वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने निकाल रखा है कितना है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड r स्क्वायर। और ds कितना है, एरिया टोटल 4 पाई r स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला तो ये है फ्लक्स का, और प्रूफ भी एक तरीके से। ये जो भी आप सरफेस लोगे उसका सरफेस एरिया यहां आएगा। अदरवाइज अगर इसको इग्नोर करो तो ये फॉर्मूला है साथ में इसके साथ, और इसमें अपोन में क्या है, आर स्क्वायर। अब ये चीज उस पॉइंट को सपोर्ट कर दिया जो हमने 5वां पॉइंट नोट किया था कि गॉस लॉ है वो भी किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, जिस भी टाइप का आप सरफेस लोगे उसका एरिया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये वो है जो हमें प्रूफ करना था स्फीयर के लिए। ठीक है, तो ये प्रूफ है किसका, गॉस थ्योरम का। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं हम गॉस थ्योरम के ऊपर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं गॉस थ्योरम के अंडर में। एक फिगर आपको दे दी, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पहले लिख लेते हैं। देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स फिगर के अकॉर्डिंग इन फिगर आर एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो है अल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई और ई जेड जो है वो आपको 0 दे रखे हैं, और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। दो चीजें जो आपको यहाँ पर निकालनी है वो क्या है, आपको एक तो फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से जो रिलेटेड होगा, एक क्या निकालना है, फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, और दूसरी चीज जो आपको यहां निकालनी है वो निकालना है चार्ज जो क्यूब के अंदर है उसकी वैल्यू, चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यूब। दो चीजें आपको निकालनी है। और अब हम क्यूब को मैं डिटेल कर देता हूं क्या क्या है क्यूब में। देखियो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो फिगर आपको दे रखी होगी, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको a, और ईच साइड ऑफ क्यूब भी क्या है, a। तो यानी कि ये भी a है और इतना भी a है, तो टोटल इस फेस तक का क्या हो जाएगा, 2a। क्लियर, ये सारे a हैं। अब
देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, ई वाई ई जेड के अलोंग नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो सिर्फ किस पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ऐसे क्रॉस हो रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्लियर हो गया स्टेटमेंट से। फ्लक्स आपको निकालना है लिंक टू अ सरफेस, तो आपको पहले सरफेस के साथ क्या निकालने पड़ेंगे, एरिया वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं, देख लीजिए। ये अगर हम एग्जांपल लें, क्यूब तो नहीं है लेकिन शेप को हम मान लेते हैं। ये फेस हो गया 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। एरिया वेक्टर ये अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, इसके अलोंग तो ऐसे आएगा और इसके अलोंग ऐसे, इसके अलोंग तो ये है एरिया वेक्टर और इस फेस के अलोंग क्या है, ये एरिया वेक्टर है। ऐसे देखो परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है। और रही बात अब ये दोनों हो गए, ये हो गए, ये इधर वाला और वो बैक उधर वाला, वो हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल हम यूज करते हैं फॉर्मूले में, वो एंगल किस किस के बीच में होता है, E एंड A के बीच में। और इस केस में अगर आप देखो तो मैक्सिमम फेसेस में वो एंगल 90 बन रहा है। और अगर एंगल 90 है तो साइन ट्रिग्नोमेट्री कौन सी फंक्शन यूज करते हैं हम, कोस। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कहां कहां होगा, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो इस फेस पे क्या हो गया, फ्लक्स 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस के अलोंग भी क्या हो गया, 0। ऐसे ही ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल में है, ये वाला एंटी पैरेलल में है, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि एंगल 0 और 180 है। ये दो तो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन जो इस फेस का होगा बाहर की साइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसे होगा, तो वो भी एंगल क्या होगा, 90। और जो पीछे की साइड होगा वो भी क्या होगा, 90। तो चार फेसेस का फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, 0 ड्यू टू एंगल क्या है, 90। दो हमारे पास फेस बचेंगे, एक फेस ये, एक फेस ये। इस फेस के लिए दोनों के बीच में एंगल 0 और इस फेस के लिए एंगल क्या है, 180। इसको मान लेते हैं लेफ्ट फेस और इसको मान लेते हैं राइट फेस। ठीक है, करें क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन, नेट फ्लक्स अलोंग L एंड R लेफ्ट एंड राइट फेसिस पे, अलोंग फेसिस। देखिए अब फ्लक्स L फेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX ds cos थीटा, और थीटा L के लिए कितना, L के लिए तो एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, प्लस राइट फेस के लिए भी EX ds लेकिन कोस 0 डिग्री, उसमें ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर यहां तक? EX का कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है, वो पुट करते हैं। देखिए EX अल्फा, X है डिस्टेंस ओरिजिन से, L फेस का कितना डिस्टेंस है, A, तो X की जगह क्या रख देते हैं, A की पावर हाफ, dx cos 180 की जगह -1 आ जाएगा। सिमिलरली R फेस में वैल्यू पुट करें अल्फा, X कितना, देखो R वाला फेस सेंटर से कितनी दूरी पे है, 2a पे, तो यहां पर x की जगह आ जाएगा 2a की पावर हाफ dx cos 0 की वैल्यू 1।
अब कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रेशन किसका, dx का। एरिया, क्यूब का एरिया क्या है, अगर सबकी साइड a है तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं यहाँ a स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो अल्फा a की पावर हाफ एरिया हो गया a स्क्वायर, और ये माइनस का साइन बाहर ले लिया। इसका भी टोटल करेंगे इंटीग्रेशन, तो एरिया a स्क्वायर ही रहेगा, अल्फा 2a की पावर हाफ, और ये हो गया a स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, देखो माइनस अल्फा, ये पावर 2 ये पावर हाफ, बेस सेम ऐड होके हो जाएगी 5/2 प्लस अल्फा 2 का तो अंडर रूट बाहर आ गया, और a की पावर हाफ और a की पावर 2, ये भी a की पावर 5/2। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। देखिए कॉमन क्या है दोनों में से, अल्फा और a की पावर 5/2, अल्फा a की पावर 5/2, अंदर बचा √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू 1.41, उसमें से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0.41। a की वैल्यू, अच्छा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना रह गया, इसी पार्ट में साथ में दे रखा है कि a की वैल्यू है 0.1 मीटर। ये आपको याद रखना है कि a की वैल्यू जो है वो इतनी दे रखी है आपको। a की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू 800, देखिए अल्फा की वैल्यू 800, a की वैल्यू 0.1 की पावर 5/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 0.1 पावर क्या हो गई 5। 5/2 को हमने अलग कर लिया, 5 को अलग, 1/2 को अलग, 1/2 को ऐसे लिख दिया, और इसको माइनस करके आया 0.41। सारे को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकालनी है, फ्लक्स आ गया, चार्ज निकालना है, तो अब गोस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू किसके इक्वल, फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू 1.05, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो जो चार्ज आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 9.29 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एप्लीकेशन भी है हमारे पास फर्दर गोस लॉ की, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोस लॉ